नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ नाउ किताब की, जिसे एकहार्ट टोले ने लिखा है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो अगर आपने दिल से समझ ली तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। कहानी है राम की, और एक किताब की द पावर ऑफ नाउ, जो उसे सिखाती है कि कैसे अभी की ताकत से हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी परेशानी, सबसे गहरी उदासी और सबसे भारी तनाव, सबका कारण सिर्फ एक चीज है, और वो है अभी में न जीना। हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में डूबे रहते हैं। लेकिन राम ने सीखा, सच्ची आजादी सिर्फ अभी में है। तो आइए चलते हैं राम की कहानी में। राम 30 साल का एक साधारण इंसान था। नौकरी थी, परिवार था, लेकिन दिल में एक अजीब सा खालीपन था। सुबह नींद खुलते ही फोन पर न्यूज, सोशल मीडिया, ऑफिस में काम का दबाव, शाम को घर आकर भी दिमाग में अगले दिन का प्लान। जब भी अकेला होता, या तो पुरानी गलतियां याद आती या आने वाले समय की चिंता सताती। एक दिन ट्रेन में सफर करते वक्त राम को एक बुजुर्ग मिले, सफेद दाढ़ी, शांत आंखें। उन्होंने राम से कहा, बेटा, तुम्हारा दिमाग या तो अतीत में है या भविष्य में, कभी अभी में रहकर देखा है? यहीं से राम की जिंदगी बदलने की शुरुआत हुई। अध्याय 1, अभी का एहसास। राम हमेशा जल्दी जल्दी में जीता था। सुबह अलार्म बजते ही घड़ी देखना, मोबाइल उठाकर मैसेज और खबरें पढ़ना, नाश्ता करते हुए ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोचना, और ऑफिस में काम करते हुए शाम के प्लान के बारे में सोचते रहना। वो एक पल के लिए भी रुककर सांस नहीं ले पाता था। एक दिन ऑफिस जाने के लिए बस में बैठा राम खिड़की से बाहर देख रहा था। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, फूल खिले थे, हवा धीरे धीरे उसके चेहरे को छू रही थी। लेकिन राम का ध्यान वहां नहीं था। उसका दिमाग कल की किसी गलती पर अटका था और अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग की चिंता में डूबा था। तभी उसकी बगल में बैठे बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये जो सामने पेड़ पर फूल खिले हैं, इन्हें देख रहे हो? राम ने हड़बड़ाकर कहा, जी हां। बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, तुम देख नहीं रहे, सिर्फ आंखों से गुजर रहा है। देखने का मतलब है महसूस करना। राम चौंक गया। उसने पहली बार अपने आसपास को सच में देखने की कोशिश की। हवा में हिलते पत्तों की आवाज, पास से गुजरती एक साइकिल की घंटी, बच्चों की खिलखिलाहट और बस की सीट पर हल्की कंपन। उसे लगा जैसे ये सब पहले भी था, लेकिन उसने कभी सच में महसूस ही नहीं किया था। बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी बस अभी है बेटा। ये पल बीत गया तो चला गया, अतीत तो चला गया, भविष्य अभी आया नहीं। तो क्यों न इस पल को जिया जाए? उस दिन राम ने तय किया, वो एक बार में सिर्फ एक ही काम करेगा और उसे पूरी तरह महसूस करेगा। जब चाय पिएगा तो उसकी खुशबू, उसका स्वाद, कप की गर्मी, सब पर ध्यान देगा। जब किसी से बात करेगा तो सिर्फ उसकी बातें सुनेगा, बीच में दिमाग कहीं और नहीं भागेगा। धीरे धीरे राम को समझ आया, असली शांति, असली खुशी सिर्फ इसी पल में है, ना अतीत में, ना भविष्य में, बस अभी। अध्याय 2, दिमाग का खेल। राम ने जब अभी के एहसास को समझना शुरू किया तो एक अजीब सी बात उसे महसूस होने लगी। जब वो चुप बैठता तो उसका दिमाग अपने आप बातें करने लगता। कभी अतीत की गलती याद दिलाता,
तूने वहां ऐसा क्यों बोला? कभी भविष्य की चिंता करता, अगर कल कुछ गड़बड़ हो गया तो? कभी बेवजह तुलना करता, देख तेरे दोस्त कहां पहुंच गए और तू अभी यहीं है। ये बातें इतनी तेज और लगातार चलती कि राम को लगता जैसे उसके दिमाग में कोई और आदमी बैठा है जो बिना रुके बोलता ही जा रहा है। कभी कभी ये आवाज उसे डराती, कभी उसे गुस्सा दिलाती, कभी इतना परेशान कर देती कि नींद तक उड़ जाती। एक दिन राम उसी बुजुर्ग से फिर मिला। उसने उनसे कहा, बाबा, मेरा दिमाग एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता, हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, दिमाग तुम्हारा है, लेकिन अभी तुम उसके मालिक नहीं बल्कि गुलाम बन गए हो। दिमाग एक औजार है, जैसे हथौड़ा या कलम। औजार का इस्तेमाल करो, लेकिन अगर औजार तुम्हें इस्तेमाल करने लगे तो मुसीबत तय है। राम हैरान था। मतलब? बुजुर्ग ने समझाया, जब तुम सोचते हो तब दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है, लेकिन जब दिमाग अपने आप सोचने लगता है और तुम उसे सुनते जाते हो, तब वो तुम्हें चला रहा है। राम ने पूछा, तो इसे रोका कैसे जाए? बुजुर्ग ने कहा, रोको मत। देखो, हर विचार को ऐसे देखो जैसे कोई बादल आ रहा है और जा रहा है। उसे पकड़ो मत, उससे लड़ो मत। बस पहचान लो कि ये एक विचार है, सच्चाई नहीं। उस दिन राम ने एक छोटा सा अभ्यास शुरू किया। जब भी दिमाग में बेकार की बातें आने लगती, वो खुद से कहता, ये सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूं। जैसे ही वो ये कहता, उसका मन थोड़ा हल्का हो जाता। धीरे धीरे उसने देखा, कुछ विचार आते ही बिना असर डाले चले जाते हैं। राम को समझ आ गया, दिमाग का खेल ये है कि वो हमें अपने विचारों से बांध कर रखता है, लेकिन अगर हम इन विचारों को पहचान ले तो हम इनके मालिक बन सकते हैं। अध्याय 3, अतीत का बोझ छोड़ो। राम को अब यह समझ आने लगा था कि उसका दिमाग कैसे बिना रुके बातें करता है। लेकिन एक और बात उसने नोटिस की, उसके ज्यादातर विचार अतीत से जुड़े होते थे। कभी उसे अपने बचपन में हुई कोई शर्मिंदगी याद आ जाती, कभी कॉलेज का वो पल जब दोस्तों ने मजाक उड़ाया था, कभी ऑफिस में हुई गलती जो सालों पहले हुई थी। और हर बार उन यादों के साथ वही पुराना दर्द, वही शर्म, वही गुस्सा फिर से महसूस होने लगता। एक दिन रात को लेटलेटे राम फिर अतीत के एक पुराने जख्म में खो गया। उसका मन भारी हो गया, नींद उड़ गई। वो सोचने लगा, काश मैंने तब ये गलती ना की होती तो आज मेरी जिंदगी अलग होती। अगले दिन उसने फिर उस बुजुर्ग से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, अतीत में जो हुआ वो खत्म हो चुका है। अब वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में याद के रूप में है, लेकिन तुम हर दिन उन यादों को दोबारा जीकर अपने आप को सजा दे रहे हो। राम चुपचाप सुनता रहा। बुजुर्ग ने आगे कहा, अतीत का बोझ एक भारी बैग की तरह है जिसे तुम हर जगह लेकर घूम रहे हो। जब तक उसे उतारोगे नहीं, तब तक हल्के नहीं हो सकते। राम ने पूछा, लेकिन बाबा, मैं कैसे छोड़ूं? कुछ बातें इतनी गहरी चोट देती है कि भूलना मुश्किल है। बुजुर्ग मुस्कुराए, भूलना जरूरी नहीं, छोड़ना जरूरी है। जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, खुद को और दूसरों को माफ कर दो। यादें रहेंगी, लेकिन उनका जहर खत्म हो जाएगा। उस दिन राम ने एक छोटा सा काम किया। उसने एक कागज लिया और अपने अतीत की सारी घटनाएं लिख दी जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। फिर उसने जोर से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और खुद को भी माफ करता हूं। उस कागज को फाड़कर उसने फेंक दिया। अगले ही पल उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसका चेहरा हल्का हो गया, सांस गहरी हो गई। राम को समझ आ गया, अतीत को पकड़कर रखना मतलब खुद को जंजीरों में बांध कर रखना, और छोड़ देना मतलब आजाद हो जाना। अध्याय 4, भविष्य की चिंता मत करो। अतीत का बोझ छोड़ने के बाद राम को जिंदगी थोड़ी हल्की लगने लगी थी।
लेकिन उसने जल्द ही महसूस किया कि एक और जंजीर है जो उसे हर दिन जकड़े रहती है, भविष्य की चिंता। सुबह उठते ही उसके मन में सवाल आने लगते। कल की मीटिंग में क्या होगा? अगर प्रमोशन नहीं मिला तो? अगर नौकरी चली गई तो? कभी कभी तो वो ऐसी समस्याओं के बारे में सोचकर परेशान हो जाता जो अभी हुई भी नहीं थी। एक दिन ऑफिस में बॉस ने बस इतना कहा, कल एक प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है। बाकी दिन राम का दिमाग बस उसी में उलझा रहा। अगर मैंने गलती कर दी तो? अगर सबके सामने अटक गया तो? रात को नींद भी उड़ गई। अगले दिन वो फिर उस बुजुर्ग से मिला। राम ने कहा, बाबा, अतीत छोड़ दिया, लेकिन भविष्य की चिंता से कैसे छुटकारा पाऊं? ये तो और भी ज्यादा डरावनी है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, बेटा, भविष्य तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ आज है। जो तुम आज करोगे वही कल का आधार बनेगा। लेकिन अगर तुम आज को भी चिंता में बर्बाद कर दोगे तो कल बेहतर कैसे होगा? राम उलझन में था। बुजुर्ग ने आगे कहा, सोचो, किसान बीज बोता है, लेकिन क्या वो हर दिन बैठकर चिंता करता है कि फसल आएगी या नहीं? नहीं, वो बस बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, बाकी प्रकृति पर छोड़ देता है। राम को बात समझ आ गई। उसने तय किया, भविष्य को लेकर डरने की बजाय आज अपना काम पूरे मन से करेगा। अगर प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है तो बस तैयारी पर ध्यान देगा, नतीजे पर नहीं। अगर इंटरव्यू है तो बस खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। चयन होगा या नहीं, ये सोचकर समय नहीं गंवाएगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया, जब वो सिर्फ आज के काम पर ध्यान देता है तो उसका तनाव कम हो जाता है और काम की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। भविष्य अपने आप बेहतर होने लगता है। राम ने अपने मन में ठान लिया, भविष्य की चिंता मत कर, आज को जी, आज को सवार। अध्याय 5, दर्द को देखो, भागो मत। राम अब अतीत और भविष्य की जंजीरों को थोड़ा थोड़ा खोलना सीख चुका था, लेकिन एक चीज थी जो उसे बार बार तोड़ देती थी, दर्द और तकलीफ से भागना। जब भी किसी ने उसे अपमानित किया, या काम बिगड़ गया, या कोई अपना दूर चला गया, तो वो उस दर्द से बचने के लिए टीवी देखने लग जाता, मोबाइल में खो जाता, दोस्तों के साथ फालतू बातें करने लग जाता, या फिर बिना वजह खाने लगता। उसे लगता था कि इस तरह वो उस दर्द को भूल जाएगा। लेकिन सच ये था, दर्द दबाने से खत्म नहीं होता, बल्कि अंदर जमा होकर और भारी हो जाता है। एक दिन ऑफिस में उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसके एक सीनियर ने सबके सामने उसकी गलती पर ताना मारा और राम अंदर से टूट गया। घर आकर उसने वही पुराना तरीका अपनाया, मोबाइल चलाया, वीडियो देखे, लेकिन मन का बोझ और बढ़ता गया। शाम को पार्क में टहलते हुए उसकी मुलाकात फिर उस बुजुर्ग से हुई। राम ने उदासी भरी आवाज में कहा, बाबा, जब भी मुझे तकलीफ होती है मैं उसे भूलने की कोशिश करता हूं, लेकिन वो बार बार लौट आती है। बुजुर्ग ने गहरी नजर से उसकी तरफ देखा और बोले, बेटा, दर्द से भागना ऐसे है जैसे घाव पर कपड़ा बांधकर कह देना कि ये ठीक हो गया, लेकिन अंदर से घाव बढ़ता रहता है। राम ने पूछा, तो क्या करूं? बुजुर्ग बोले, जब भी दर्द आए उससे भागो मत, उसे देखो, महसूस करो, बैठ जाओ, आंखें बंद करो और उस दर्द को अपने दिल में महसूस करो। देखो कि वो तुम्हारे शरीर में कहाँ है, सीने में भारीपन, गले में गांठ, आंखों में नमी, उसे पहचानो। राम ने पहली बार ऐसा किया। उसने अपने भीतर के दर्द को बिना रोके, बिना दबाए महसूस किया। पहले तो वो और भारी लगने लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने आप हल्का होने लगा। ऐसा लगा जैसे मन ने कह दिया हो, धन्यवाद, तुमने मुझे सुना, अब मैं चला जाता हूं। उस दिन राम ने समझा, दर्द से भागने से हम उसे और मजबूत करते हैं, लेकिन जब हम उसे देखने की हिम्मत करते हैं तो वो खुद ही मिटने लगता है। राम ने तय किया, अब मैं अपने दर्द को छुपाऊंगा नहीं, भागूंगा नहीं, उसे देखूंगा, समझूंगा
और जाने दूंगा। अध्याय 6। शरीर को सुनो। राम अब दर्द को देखने और स्वीकार करने की ताकत सीख चुका था। लेकिन एक और चीज थी जिसे उसने पहले कभी गंभीरता से नहीं समझा था। अपने शरीर की आवाज। पहले जब भी वो तनाव में होता या चिंता में डूबा होता तो उसे बस मन की बेचैनी का एहसास होता। लेकिन एक दिन उसने गौर किया, जब वो घबराया हुआ होता है तो उसका सीना भारी हो जाता है, सांस तेज और उथली हो जाती है, कंधे अकड़ जाते हैं और माथे पर बल पड़ जाते हैं। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के दौरान उसे अचानक बहुत बेचैनी होने लगी। उसका दिल तेज धड़कने लगा, हथेलियों में पसीना आने लगा। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में तनाव साफ झलक रहा है। तभी उसे बुजुर्ग की कही बात याद आई, बेटा, शरीर तुम्हारा सबसे सच्चा दोस्त है। मन तो तुम्हें कहानियां सुनाता है, लेकिन शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। राम ने मन ही मन सोचा, अगर मेरा शरीर मुझसे कुछ कह रहा है तो मुझे सुनना चाहिए। उसने धीरे धीरे गहरी सांसें लेनी शुरू की। नाक से लंबी सांस अंदर और मुंह से धीरे धीरे बाहर। हर सांस के साथ उसका दिल थोड़ा शांत होने लगा। माथे के बल ढीले पड़ गए, कंधे हल्के होने लगे। उसने महसूस किया, जैसे ही उसने अपने शरीर को सुना और उसकी मदद की, उसका मन भी शांत होने लगा। कुछ दिनों बाद जब भी उसे तनाव होता या वो गुस्से में होता तो सबसे पहले वो अपने शरीर को देखता। क्या मेरी सांस तेज है? क्या मेरा जबड़ा कसा हुआ है? क्या मेरे कंधे तंग गए हैं? और जैसे ही जवाब मिलता, वो तुरंत गहरी सांस लेकर अपने शरीर को ढीला छोड़ देता। धीरे धीरे उसका मन भी उसी के साथ शांत हो जाता। राम ने समझ लिया, शरीर हमारी आत्मा का दर्पण है। जब मन में उथल पुथल होती है तो शरीर तुरंत उसका इशारा देता है। अगर हम समय पर उस इशारे को समझ लें तो बड़ी से बड़ी मानसिक परेशानी भी हल्की हो सकती है। उस दिन के बाद राम ने ठान लिया, मैं अब सिर्फ मन को नहीं, अपने शरीर को भी सुनूंगा। अध्याय 7। छोटी छोटी चीजों का आनंद लो। राम ने अब अपने शरीर को सुनना सीख लिया था और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में एक शांति आने लगी थी। लेकिन उसकी नजर अब एक और सच्चाई पर पड़ी। वो हमेशा बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागता था और इसी चक्कर में रोज की छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देता था। उसके लिए खुशी का मतलब था प्रमोशन मिलना, नई कार लेना, विदेश घूमने जाना, बड़ा घर बनाना। लेकिन इन बड़ी चीजों के इंतजार में वो उन पलों को नजरअंदाज कर देता जो उसके रोज के जीवन में छुपे हुए थे। एक दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी। राम जल्दी जल्दी छतरी लेकर ऑफिस जाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। बारिश की बूंदें छत पर गिरकर जो मीठी सी धुन बना रही थी, वो उसके कानों में उतर रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू फैल रही थी। सामने सड़क पर बच्चे बारिश में भीगते हुए खिलखिला रहे थे। राम ने सोचा, मैं रोज ऐसे नजारों के पास से गुजरता हूं, लेकिन इन्हें महसूस करने का वक्त ही नहीं निकालता। उसे बुजुर्ग की एक बात याद आई, बेटा, खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं है। खुशी तो इन छोटे छोटे पलों में बिखरी होती है, बस उन्हें देखना आना चाहिए। उस दिन राम ने तय किया, वो अपने दिन के हर छोटे पल का आनंद लेगा। सुबह उठते ही वो खिड़की खोलकर ताजी हवा अपने चेहरे पर महसूस करता। चाय पीते समय उसकी खुशबू को गहराई से सांस में भरता। ऑफिस जाते समय आसमान के रंग, लोगों के चेहरे, सड़क की हलचल, सबको ध्यान से देखता। मां के हाथ का खाना खाता तो हर निवाले को धीरे धीरे चबाकर स्वाद महसूस करता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ, ये छोटे छोटे पल ही उसकी जिंदगी को रंगीन बना रहे हैं। ये पल ही असली जिंदगी है और बड़ी बड़ी खुशियां तो कभी कभी मिलेंगी, लेकिन अगर रोज के इन छोटे सुखों को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी हमेशा अधूरी लगेगी। राम के मन में अब एक नया मंत्र बस गया, खुशी को मत खोजो, उसे हर पल में महसूस करो। अध्याय 8। रिश्तों में वर्तमान। राम अब छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीख चुका था।
लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा, उसके रिश्ते भी अक्सर उसकी अनदेखी का शिकार हो जाते थे। पहले जब वो किसी दोस्त से मिलता तो बात करते करते अचानक मोबाइल देख लेता। घर पर माँ बाप से बात करते हुए भी दिमाग में ऑफिस का कोई काम घूमता रहता। पत्नी उसे कुछ बताती तो वो आधा सुनता और आधा किसी और ख्याल में डूबा रहता। नतीजा ये था कि सामने वाला महसूस करता, राम सच में मेरी बात नहीं सुन रहा। एक शाम उसकी पत्नी ने चुपचाप कहा, तुम सुनते तो हो पर महसूस नहीं करते। ये सुनकर राम को चुभन हुई। उसे याद आया कि बुजुर्ग ने कहा था, किसी को सच्चा तोहफा देना है तो उसे अपना पूरा ध्यान दो। राम ने तय किया कि वो रिश्तों में पूरी तरह वर्तमान रहेगा। अगले दिन ऑफिस में एक दोस्त ने उसे अपनी परेशानी बताई। राम ने मोबाइल मेज पर रख दिया, दोस्त की आंखों में देखा और बिना बीच में टोके पूरी बात सुनी। दोस्त ने राहत की सांस लेकर कहा, यार, तुझसे बात करके सच में हल्का लग रहा है। घर पर माँ बाप के साथ बैठकर उसने बचपन की कहानियां सुनी, बिना टीवी चलाए, बिना मोबाइल छुए। पत्नी के साथ चाय पीते समय उसने सिर्फ उसकी बातें सुनी, उसकी आंखों में देखा और उसके हाव भाव महसूस किए। कुछ ही दिनों में उसने देखा उसके रिश्तों में एक नया रंग आ गया है। लोग उसे ज्यादा भरोसा करने लगे हैं, उससे खुलकर बातें करने लगे हैं और वो खुद भी उनसे पहले से ज्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा है। राम को समझ आ गया, रिश्ते सिर्फ शब्दों से नहीं, ध्यान से बनते हैं। जब हम सामने वाले को पूरा समय, पूरा मन और पूरा दिल देते हैं, तभी वो रिश्ता गहराता है। उस दिन राम ने अपने मन में ठान लिया, मैं अपने हर रिश्ते में पूरी तरह वर्तमान रहूंगा, क्योंकि यही असली जुड़ाव है। अध्याय 9, स्वीकृति की ताकत। राम अब रिश्तों में पूरी तरह वर्तमान रहना सीख चुका था। लेकिन जिंदगी तो हमेशा हमारी मर्जी से नहीं चलती। कभी कभी ऐसे हालात सामने आ जाते हैं जिन्हें बदलना हमारे बस में नहीं होता, और यही वो पल होते हैं जब हम सबसे ज्यादा चिढ़, गुस्सा और बेचैनी महसूस करते हैं। एक दिन ऑफिस से लौटते समय राम को जबरदस्त ट्रैफिक जाम में फंसना पड़ा। चारों तरफ हॉर्न बज रहे थे, गाड़ियां रेंग रही थी और बारिश ने सड़कों को कीचड़ से भर दिया था। राम के दिमाग में चिढ़ और गुस्सा भरने लगा। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं कब घर पहुंचूंगा? वो बार बार घड़ी देख रहा था। चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिख रही थी। तभी उसे बुजुर्ग की एक बात याद आई, बेटा, जिस चीज को बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि विरोध करने से तकलीफ और बढ़ती है। राम ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, ठीक है, मैं ट्रैफिक में हूं और फिलहाल मैं इसे बदल नहीं सकता। जैसे ही उसने इसे स्वीकार किया, उसका मन थोड़ा हल्का हो गया। उसने कार का शीशा थोड़ा खोला, बारिश की ठंडी हवा महसूस की और आसपास के लोगों के चेहरे देखने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि गुस्से के बिना ये इंतजार इतना बुरा भी नहीं है। कुछ दिनों बाद एक और मौका आया। ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो गया, जबकि उसने उस पर बहुत मेहनत की थी। पहले की तरह वो चिढ़ सकता था, खुद को कोस सकता था, लेकिन इस बार उसने रुककर खुद से कहा, ठीक है, ये हुआ है, इसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं अगले प्रोजेक्ट में और बेहतर कर सकता हूं। राम ने समझ लिया, स्वीकृति का मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि सच को उसी पल में स्वीकार करना है, ताकि हम अंदर से शांत रहकर अगला कदम उठा सकें। उसने तय किया, अब से मैं उन चीजों को स्वीकार करूंगा जो मेरे बस में नहीं है और जिन पर मेरा नियंत्रण है, उनमें अपना पूरा प्रयास दूंगा। राम के लिए ये आदत जिंदगी बदल देने वाली साबित हुई। अब छोटी छोटी परेशानियां उसे पहले जैसी नहीं तोड़ पाती थी। अध्याय 10, अब राम की नई जिंदगी। राम की यात्रा अब लगभग पूरी हो चुकी थी। वो जो कभी अतीत की गलतियों में उलझा रहता था, भविष्य की चिंता में नींद खो देता था, हर छोटे से छोटे दर्द से भागता था और रोजमर्रा की सुंदरता को अनदेखा कर देता था। आज वही राम एक बिल्कुल अलग इंसान बन चुका था।
सुबह उसकी नींद अब अलार्म की तेज आवाज से नहीं, बल्कि खिड़की से आती ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती थी। पहली सांस लेते ही वो उस ताजी हवा को महसूस करता। मोबाइल उठाने की जल्दबाजी नहीं, पहले अपने चारों तरफ की शांति और रोशनी को देखता। काम पर जाते समय पहले जैसी बेचैनी नहीं होती थी। अगर ट्रैफिक में फंस जाता तो वो उसे भी एक मौका मानता, चारों तरफ का नजारा देखने का, मन को शांत करने का, या बस गहरी सांसें लेने का। ऑफिस में भी बदलाव साफ दिखने लगा था। अब वो मीटिंग में पूरे ध्यान से सुनता, हर काम में पूरी मौजूदगी के साथ जुटता। लोग महसूस करते कि राम अब सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि ध्यान और भावनाओं में भी साथ देता है। उसके रिश्ते मजबूत हो गए थे, लोग उस पर ज्यादा भरोसा करने लगे थे। घर लौटते समय वो पहले की तरह थकाहारा और चिड़चिड़ा नहीं होता था, बल्कि रास्ते में मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को समेट कर लाता था। बारिश की खुशबू, ठंडी हवा, सड़क किनारे चाय वाले की मुस्कान, किसी बच्चे की खिलखिलाहट। राम ने अब जीवन का सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। जिंदगी सिर्फ इस पल में है, अतीत याद है, भविष्य कल्पना है, लेकिन सच सिर्फ अभी है। और जब तुम अभी में पूरी तरह जीते हो, तभी सच्ची शांति, सच्ची खुशी मिलती है। उसने खुद से वादा किया, मैं अब हर पल को महसूस करूंगा, हर सांस को जीऊंगा, और किसी भी अनजाने कल के डर को अपने आज से चुराने नहीं दूंगा। अब राम की जिंदगी एक नई कहानी थी, जिसमें तनाव की जगह सुकून था, बेचैनी की जगह संतुलन था, और अधूरेपन की जगह संतोष था। दोस्तों, द पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है, अभी ही असली जिंदगी है, अतीत याद है, भविष्य कल्पना है, लेकिन अभी ये सच है। अगर आप अपने विचारों को पहचान कर, उन्हें रोक कर इस पल में जीना सीख गए, तो आपका तनाव, चिंता और दुख खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए। जब भी आप चाय पिए, खाना खाएं, किसी से बात करें, पूरी तरह उसी पल में रहिए। आप देखेंगे जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और हमें कमेंट करके बताएं आप अगले वीडियो में किस बुक की कहानी चाहते हो।